नमस्कार स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट है, इसका क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम ऑल ओवर आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। 25 से 30 मिनट का हमारा लेक्चर होगा, देखते रहिए। चलिए तो आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है ब्लड। ब्लड को हिंदी में आप क्या बोलते हैं, रक्त, राइट। और इसकी जो स्टडी होती है, जो अध्ययन होता है, उनको हम बोलते हैं सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। तो ब्लड के लिए सबसे पहले बात की जाए, ब्लड क्या होता है। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक होता है। एक नेचुरल कोलॉइड होता है। कोलॉइड मींस क्या, जैसे कि आपका वाटर होता है, वाटर को आप छन्नी में से छानेंगे तो डायरेक्ट पूरा का पूरा चला जाता है। जस्ट एक एग्जांपल है, कोई इसमें साइंटिफिक नहीं है। और उसके बाद जैसे हम दूध लेते हैं, दूध को आप छन्नी में से छानोगे तो उसमें जो मलाई रहती है वो ऊपर रहेगा, तो दूध आपका छन जाता है। तो एक कोलॉइड इस टाइप का होता है, थोड़ा सा चिपचिपा, विशेष आपका होना चाहिए। कंपोजिशन क्या क्या होता है, किस चीज से मिलकर के बना है, आपका लिक्विड हो गया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स हो गया, और ब्लड प्लाज्मा। इससे लिक्विड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और ब्लड प्लाज्मा से मिलकर के आपका जो रक्त है, आपका ब्लड, उसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण, राइट। पीएच की यदि यहाँ पर बात की जाए तो इसका पीएच होता है एल्कलाइन 7.4, इसका क्षारीय इसका पीएच होता है। यदि 7 के ऊपर रहता है तो हम क्या बोलते हैं इसके स्टूडेंट, हमारा आ जाता है एल्कलाइन, क्षारीय नेचर। यदि 7 के बिलो रहता है, 7 के नीचे रहता है तो हमारा एसिडिक आ जाता है। और 7 के आसपास से 7 रहता है तो हमारा हो जाता है न्यूट्रल। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली एल्कलाइन होता है, क्योंकि इसका लेवल क्या है 7.4, राइट। उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पर बात की जाए तो आपका मेल में होता है 5.5, अप्रोक्स 5.5 लीटर होता है। और फीमेल में होता है आपका 5, आधा लीटर कम होता है मेल के कंपैरिजन में, है ना, फीमेल में। तो यहाँ पर आ जाता है फिर इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो हमारा जैसे छोटा बच्चा रहता है माँ के गर्भ में, जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भ्रूण और इंग्लिश में एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो जब तक अंदर में डेवलपमेंट हो रहा होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो। तो जो एम्ब्रायो स्टेज में होता है उस समय आपका मीसेन कहीं आपकी जो सेल्स होती है लीवर में, है ना, लीवर की जो मीजोडर्म सेल्स होता है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन, इसका फॉर्मेशन होता है। और यदि एडल्ट की हम बात की जाए, वयस्क जो होते हैं, अबव 18 हो गया, 20 हो गया, 16, इनमें क्या होता है, बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या होती है, जैसे आप बोन को तोड़ के देखते हैं, जैसे नॉन वेज वगैरह खाते हैं, चिकन वगैरह, ठीक मतलब हड्डी को तोड़ेंगे तो आपको जाली जाली लाइक की रेड कलर की मैरो देखने को मिलती है। उसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। बोन के अंदर का जो स्पेस होता है वो होती है हमारी बोन मैरो। वहाँ पर हमारे प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है इसका ब्लड का और WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट। उसके बाद आ जाता है फिर इसका स्टोरेज। स्टोरेज कहाँ होता है भाई, अब कुछ स्टूडेंट का जैसे हम पूछते हैं भाई स्टोरेज कहाँ होता है, तो मानना होता है भाई स्टोरेज होता है इसका हार्ट में, ना। तो ये गलत है, हार्ट में नहीं होता। हार्ट में यदि स्टोरेज होगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा ओवरलोड होने की वजह से, है ना। तो हार्ट में ब्लड का कभी भी स्टोरेज नहीं होता है। स्टोरेज कहाँ होता है ब्लड का स्टूडेंट, स्प्लीन में, है ना। स्प्लीन होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एक हमारा ऑर्गन है ना, हिंदी में इसको प्लाज्मा बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्प्लीन में हमारे ब्लड का स्टोरेज होता है। स्प्लीन को हम क्या बोल सकते हैं, ब्लड बैंक बोल सकते हैं, और ग्रेवयार्ड भी बोल सकते हैं, कब्र भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो डेड सेल्स होती हैं वो इनको स्टोर करता है और इनको खा जाता है, मतलब निगलने का, खाने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है हमारा स्प्लीन, जो हमारी डेड रेड ब्लड सेल्स होती है उनको। ओके, तो हमने देखा स्प्लीन को हम अनदर नाम क्या बोल रहे हैं, ब्लड बैंक बोल रहे हैं, और ग्रेवयार्ड, है ना, कब्र भी हम इसको कब्रिस्तान बोल रहे हैं, और इसको हम ब्लड बैंक भी बोल रहे हैं, क्योंकि ब्लड का यहाँ पर स्टोरेज होता है हमारा, और यहाँ पर हार्ट में नहीं होता है। यहाँ तक हमने समझा। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की यदि मात्रा देखी जाए हमारा, तो 200 ग्राम होती पर DL, मतलब आपका डेसीलीटर में, ना, प्रति डेसीलीटर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होता है यहाँ पर, 200 ग्राम। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, थोड़ा सा चिपचिपा सा थिकनेस का एक सब्सटेंस होता है। जैसे आप डालडा वगैरह खाते हो, घी वगैरह खाते हो, ऑयली ज़्यादा सब्सटेंस ले रहे होते हो ना, तो एक बसा एक फैट होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारी ब्लड वेसल से हमारी आर्टरीज के पास में जाकर उसमें धक्का जम जाता है, जिससे उसका संचार, उसका
जो होता है सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में हमको ब्लड वेसल्स चौक होने की वजह से, आर्टरीज वगैरह चौक होने की वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। तो नॉर्मल इसका रेंज है, याद रखना आपको कि पर 200 ग्राम होता है पर डेसीलीटर पर, राइट। और एचबी आ जाता है आपका, इन शॉर्ट में इसको एचबी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना होता है आपका, मेल में होता है आपका 14 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर में यूनिट होता है, उसको हम इसको मेजर करते हैं, तो 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है आपका मेल में। यदि बात की जाए फीमेल की, फीमेल में आपका होता है यहाँ पर 13 ग्राम पर डेसीलीटर। किसमें होता है, फीमेल में। फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। अब हीमोग्लोबिन का अंदर क्या होता है, आयरन ना, F इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आयरन। तो आयरन थोड़ा सा कम होगा, भाई हीमोग्लोबिन का लेवल रेंज कम है, ऑब्वियसली बात है, भाई आयरन भी कम होगा ना। तो आयरन सप्लीमेंट वगैरह देते हैं, देखा होगा प्रेगनेंसी के टाइम पर, या हमको एनीमिया हो जाता है, आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया ना, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। तो अलग अलग टाइप का आपको 2-3 प्रकार का एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब एचबी का कम हो जाना, उस कंडीशन को टर्म को मेडिकल में क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो 13 से कम होना, फीमेल में थोड़ा सा कम रहता है, उनका बॉडी देखा होगा थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, राइट। और मेल में जो रहता है बॉडी एकदम हार्ड रहता है, फीमेल का थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। जैसे आप ज़्यादा मुक्का मारोगे उसी स्पीड से, तो फीमेल को ज़्यादा जल्दी चोट लग जाएगी, मेल को थोड़ा सा देर से लगता है, थोड़ा सा बॉडी हार्ड रहती है, मजबूत रहती है। तो उसका ये रीज़न हो गया कि थोड़ा हमारा एचबी भी कम होता है। तो आपको एचबी भी मेंटेन करना जरूरी होता है। आप फल फ्रूट वगैरह लेते रहते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह लेते हैं ना, बीट्स वगैरह हो गया, अनार हो गया, इससे क्या होता है आपका एचबी हो गया, आयरन हो गया, आपको मिलता रहता है, फिर आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है, राइट। और फिर आ जाता है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, उसका किसने फाउंड किया, उसको किसने दिया, तो आ जाते हैं आपका विलियम हार्वे साहब, इन्होंने इनको दिया, राइट। नॉर्मली यदि हम इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो टेम्परेचर कितना होता है आपके ब्लड का, 38 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में देखा जाए तो 38 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 100.4। ओरल और रेक्टल के कंपैरिजन में 1 पॉइंट ज़्यादा होता है, कितना, 1 पॉइंट। ओरल और रेक्टल जो लेगा उसका ब्लड का टेम्परेचर 1 पॉइंट ग्रेटर होता है, राइट। उसके बाद फिर आ जाता है 20% ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जो टोटल है इसका कंपोजिशन की बात करें, 20% होता है इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जो कि 8% होता है हमारे टोटल बॉडी वेट के। जैसे आपका 100 है, कितना केजी आपका बॉडी वेट है, तो 8% हो जाएगा आपका इसमें टोटल वॉल्यूम इसका, राइट। उसके बाद आता है कैसा होता है इसका कैरेक्टर, डेंसर मोर डिस्टेंस देन, हाँ, जो आपका वाटर होता है थोड़ा सा ज़्यादा चिपचिपट, थोड़ा सा स्टिकी होता है एज कंपेरिजन टू वाटर, राइट। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। अभी तक हमने इसका जनरल कैरेक्टर के बारे में समझा, जनरल इंफॉर्मेशन हमने समझ ली कि ब्लड क्या होता है ना, इसका नॉर्मल रेंज वगैरह क्या है, एचपी वगैरह क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, वॉल्यूम कैसे फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे इसका स्टोरेज होता है, एचपी कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमने समझ लिया। अभी हम अगला देखते हैं इसका क्या फंक्शन होता है, क्या इसके कार्य होते हैं, राइट। तो हाँ, फंक्शन पहला आ जाता है, तो इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, 3 यहाँ पर इसके मेन मुख्य कार्य हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, क्या, ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड फंक्शन आपका रेगुलेशन, रेगुलेट करना, उसको नियंत्रण रखना, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको मूव करना, फॉरवर्ड करना ना, कैरी करना, प्रोटेक्शन मतलब उसका बचाव करना, सुरक्षा करना। तो इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं, मेन जो ब्रॉड फंक्शन है वो 3 है। इसके अंदर हम समझ लेते हैं एक एक करके, भाई ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, किस किस चीज़ को इसमें ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका फर्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2। O2 को आपके लंग्स से और जो आपके सेल्स होते हैं वहाँ तक प्योर जो ऑक्सीजन होती है उसको पहुँचाने का काम करता है ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू, राइट। उसके बाद आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो सेल्स से वापस से लंग्स तक लेकर के आने का काम होता है आपके इसका ब्लड का। उसका जो न्यूट्रिएंट हो गए उनको सेल्स तक पहुंचाना, अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वहाँ तक हमारे न्यूट्रिएंट को पहुंचाना। ये फंक्शन किसका होता है, जैसे हमने खाना खाया, इंटेक वगैरह लिया, न्यूट्रिएंट वगैरह हमने डाइट लिया, है ना,
और डायरेक्ट से जो एब्जॉर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम से ऑर्गन तक सेल्स तक इनको ट्रांसपोर्ट करने का मूव करने का काम भी होता है इसका हमारे ब्लड का। आ रहा समझ? उसके बाद आता है हार्मोनल एंजाइम, हार्मोनल एंजाइम का भी ट्रांसपोर्ट करने का, इनको कैरी करने का। अब फिर हमने समझा हार्मोनल लेवल वाले में से डिफरेंट ग्लैंड होती है, उनके हार्मोन होते हैं जो कि हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए, इमोशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो हार्मोन और एंजाइम को भी अलग अलग जगह पे मूव करने का काम होता है हमारे ब्लड के थ्रू। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, फाइब्रोलिन जीन्स हो गया है ना, और प्रोथ्रोम्बिन वगैरह हो गया है ना, जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, उनको भी फॉरवर्ड करने का, मूव करने का काम होता है। और उसके बाद आता है बेस्ट प्रोडक्ट, जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनका बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं होता, उनको किडनी तक पहुंचाने का काम भी होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब किडनी तक ये क्या करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में अपना जो भी वेस्ट मटेरियल, अमोनिया हो गया ना, टॉक्सिक वेस्ट वगैरह हो गया, गैसेस वगैरह हो गई जिनका टॉक्सिक है, जिनका कोई यूज नहीं है, तो उनको क्या करता है हाथ से ले चला किडनी तक फॉरवर्ड कर देता है। और किडनी क्या करती है, काम की चीज़ है उसको बचा लेती है, बाकी को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो ये फंक्शन भी होता है किसका, आपके ब्लड का। अब बात आ जाती है रेगुलेशन का, रेगुलेट करना, उनको मेंटेन करना। तो सबसे पहले आ जाता है पीएच का। पीएच जो आपका नॉर्मल लेवल है उसको मेंटेन करके रखने का, ब्लड का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखने का, देखा होगा। अब जो विलियन हार में इन्होंने वही अच्छा सिद्धांत दिया कि जब बॉडी हमारे जो रक्त संचरण है, जो परिसंचरण है, वो प्रोसेस होती है, इसलिए विलियन हार में है ना, ब्लड इधर से इधर आता है, फिर इधर से इधर आता है। तो जब तक इंसान की लाइफ रहती है, जब तक इंसान जिंदा रहता है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम चलता रहता है। सिस्टोलिक हमारा ब्लड प्रेशर होता है कितना, 120, डायसिस्टोलिक होता है 80। तो सिस्टोलिक है जो जाने का है स्पीड, वो कितना हो गया 120, वापस आने का डायसिस्टोलिक हो गया जब आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा है और कॉन्टैक्ट हो रहा है। जब कॉन्टैक्ट हो रहा है तब हमने देखा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है अबव वाला, जो होता है आपका 180। वापस से आप जब रिलैक्स होता है तो आने का काम होता है, वो कितना होता है डायसिस्टोलिक 80, राइट। 120 और 80 जो कि इसकी नॉर्मल रेंज होती है। तो जब तक ह्यूमन का लाइफ में जब तक जिंदा है, सर्कुलेटरी सिस्टम चलता रहता है। जैसा आपने देखा होगा, आप दोनों हथेलियां कैसे ऐसे करेंगे कुछ समय तक आप उसको, तो हथेलियां आपकी गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद कुछ समय बाद आप ऐसा ओपन रखेंगे फिर से नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगी ठंडी सीजन में जनरली। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका सर्कुलेशन हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, कितना किसी चीज में मूवमेंट हो रहा है तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब तक आपका सर्कुलेशन है, आपका ब्लड का संचार हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, बॉडी आपकी हॉट रहती है, वार्म रहती है। जैसे ही अपना पेशेंट, आपका मरीज डेड होता है, हम देखते हैं कि पेशेंट की बॉडी कोल्ड हो जाती है, राइगर मोटराइज वगैरह उसको होने लगता है, राइट। तो ये रीजन रहता है उसको सिंपली। और फिर आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मोटिक एक प्रेशर होता है ना, उसको भी मेंटेन करने का काम होता है हमारे इसका ब्लड का। फिर अगला फंक्शन आता है यहाँ पर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब बचाव करना, सुरक्षा करना। ब्लड लॉस, ब्लड को लॉस होने से प्रोटेक्ट करना कैसे करेगा, जो क्लोटिंग मटेरियल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रोसिन वगैरह हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, इनके थ्रू एल्बुमिन वगैरह हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, शुगर लिपिड, ये सारी चीजें आ जाती हैं इनके थ्रू। ये क्या करता है, मेन होता है इसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोसिन, इसके थ्रू क्या करता है, ब्लड को लॉस होने से बचाता है ना। जैसे जनरली इसके 3 से 5 मिनट का जो ड्यूरेशन होता है, बीटी और सीटी हम टेस्ट कराते हैं, क्लोटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम है ना, तो ये दोनों को देखने का काम करता है हमारा फाइब्रोसिन और इसके थ्रू होता है। फिर अगेंस्ट डिसीज, डिसीज से फाइट करता है, जैसे फेगोसाइट्स हो गए जो कि बाहर से किसी ने अटैक किया है ना, जैसे कोरोना वायरस है या फिर वायरस आता है, तो वायरस से फाइट करने का काम करता है। फेगोसाइट क्या करता है, उसको एक्टिव हो जाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको खा जाता है, खत्म कर देता है। तो ये किसका काम होता है, फेगोसाइट का। फिर डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया आपको, व्हाइट ब्लड सेल्स आपका डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट और एंटीबॉडीज होती हैं जो इसको अगेंस्ट डिसीज का अगेंस्ट में फाइट करने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने के, बचाव का काम करती है, राइट। तो इतना सब हमने इसके बारे में समझा। अब हम देख लेते हैं इसका भाई लाइफ स्पैन, इसका कितने समय का इसका जीवन काल होता है। तो आरबीसी, आरबीसी को हम टेक्निकल नाम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोसाइट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोसाइट।
इसका यदि देखा जाए और अमाउंट इसका कितना होता है 50 लाख। 50 लाख कितना होता है 50 लाख, मतलब 50 लाख कुछ बुक में ऐसा 5 मिलियन दिया हुआ है ना, तो आप उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 50 लाख मतलब 5 मिलियन, तो कितना होता है 5 मिलियन। इसकी लाइफ स्पैन की बात की जाए तो कितना होता है 120 दिन। एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन भी आपका आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, इसका जीवन काल क्या है, तो कितना आना चाहिए आपका 120 डेज, ये आपका नॉर्मल होता है। फिर डब्ल्यूबीसी आपका ल्यूकोसाइट का कितना होता है, ल्यूकोसाइट होता है आपका 10 लाख। कितनी 10 लाख। यदि इतना है तो आपका बॉडी में नॉर्मल है, इससे कम हो रहा है ना बॉडी में क्या होता है एबनॉर्मल हो जाती है। उसका आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स होता है आपका 2 लाख। इसका लाइफ स्पैन होता है 7 डेज। इसका जीवन काल कितना होता है 7 डेज 7 डेज। इसको टेक्निकल नाम क्या है इसका थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, राइट। तो ये सारा हमने देखा आरबीसी के बारे में। अभी हम देख लेते हैं इसका कंपोजिशन के बारे में, क्या क्या कंपोजिशन से मिलकर के हमारा ब्लड बना हुआ है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। इसका फंक्शन में हमने देखा, एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। फंक्शन हमने देखा ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन, इसके अंदर हमने डिस्कस किया। और आरबीसी का टेक्निकल नाम हमने देखा इलेक्ट्रोसाइट। इसका लाइफ स्पैन होता है कितना 120 दिन। एग्जाम में आ जाता है 120 दिन होता है। और इसका अमाउंट कितना होता है, इनकी संख्या होती है 50 लाख या 5 मिलियन, राइट। इसकी संख्या होगी। फिर देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं 10 लाख होते हैं। इसका लाइफ स्पैन होता है, इसका जीवन काल होता है कितना 4 डेज, 4 से 5 दिन अप्रोक्स होता है। उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। और उसके बाद आता है आपका प्लेटलेट। प्लेटलेट्स कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 2 लाख और इनका जीवन काल होता है 7 दिन। इनको टेक्निकल नाम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, राइट। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो हाँ, अब एक आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इनको डिस्ट्रॉय हो जाती है, इनके इतने के बाद मर जाती है, खत्म हो जाती है, फिर ये कहाँ जाती है, इनका क्या होता है। तो आरबीसी का तो क्या होता है स्प्लीन में जाता है। आरबीसी जैसे डिस्ट्रॉय होती है, इनका 120 दिन कंप्लीट हुआ है, खत्म हो जाती है। इनकी जो लाश है, इनकी जो बॉडी है, ये मूव होकर ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाती है स्प्लीन में जाती है। और स्प्लीन में क्या जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहाँ पर ये पूरी तरीके से स्टोर होती है और खत्म हो जाती है। इनका खुद का फेगोसाइट्स वहाँ पर होता है। बाकी का आप देखोगे डब्ल्यूबीसी का और आरबीसी का, तो इनमें क्या होते हैं फेगोसाइट्स होते हैं। वो क्या करते हैं जो आपके डिस्ट्रॉय सेल्स होती है, जैसे कि आपकी डब्ल्यूबीसी हो गई, इनका 4 दिन का जीवन काल है, तो 4 दिन में खत्म हो जाती है ना। प्लाज्मा तो हमेशा जिंदा रहता है, प्लाज्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर प्लाज्मा के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, अभी जैसे आप ब्लड का एक सर्कुलेशन एक सैंपल एक ट्यूब में कलेक्ट करोगे, उसमें क्या होता है तो जो आपका प्लाज्मा होता है येलो येलो आपका चिपचिपा पदार्थ होता है, वो ऊपर आ जाता है। बाकी का जो ब्लड होता है वो नीचे चला जाता है, क्लॉट होकर नीचे आ जाता है। आप सेंट्रीफ्यूज में लगाओगे, सैंपल कलेक्ट करोगे, तो प्लाज्मा जो आपका स्लाइटली येलो होता है, चिपचिपा होता है, वो ऊपर आ जाता है। हम जब भी टेस्ट करते हैं डिसीज वगैरह की जानकारी के लिए, कोई किसको कौन सा डिसीज हुआ है, तो वो सीरोलॉजी में आपका टेस्ट आ जाता है। जो ब्लड सीरम होता है, प्लाज्मा होता है, उससे जनरली हम टेस्ट करते हैं। जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है। इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। तो जो प्लाज्मा रहता है वो तो हमेशा है, राइट। प्लाज्मा हमेशा जिंदा रहता है। प्लाज्मा के अंदर जैसे चाय होता है ना, जैसे आपने देखा होगा हम घर में चाय बनाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में होती है। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं। तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गई, ये क्या होते हैं ब्लड के सेल्स होते हैं। अब जैसे चाय पत्ती का काम हो गया तो और भी हम कुछ कुछ चीज़ें डालते हैं। तो क्या करते हैं, अदरक वगैरह हो गया, उसको हम बाद में निकाल के अलग कर देते हैं, किसको पीते हैं सिर्फ चाय को, राइट। तो इसी तरीके से क्या होता है, जैसे जो डेड सेल्स हो गए आपके डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स है, इनका लाइफ स्पैन खत्म हो गया तो ये मर जाते हैं। उसके बाद फैगोसाइट्स आते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर नए सेल जनरेट होते हैं। कहाँ से होते हैं हमने भी बताया था आपको कि आपका बोन मैरो से। इस तरीके से इसका प्रोसेस चलता रहता है।
आरबीसी में क्या होते हैं, उसके सेल्स जो है फेगोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये स्प्लीन में जाता है और स्प्लीन में खुद का फेगोसाइट्स होता है, वो डिस्ट्रॉय करता है, बाद में स्टोर करने का काम भी करता है, राइट। स्प्लीन कहाँ होता है, हमारे एब्डोमेन में होता है, प्लीज साइज को हम हिंदी में बोलते हैं। इतना ही हम आपको समझ आया होगा, तो इसके नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं, थोड़ा सा और है, फिर हम इसको एक और पार्ट में डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन के लिए बात की जाए तो भाई इससे मिलकर के हमारा बना हुआ है। सबसे पहले आ जाता है आपका प्लाज्मा पोर्शन, प्लाज्मा पोर्शन और सेल्यूलर पोर्शन। सेल्यूलर पोर्शन आपका कितना होता है यहाँ पर 40 to 50%, कितना 40 to 50% कितना होता है आपका प्लाज्मा सेल्यूलर पोर्शन। सेल्यूलर मतलब इसमें सेल्स कॉर्पल्स आ जाते हैं, तो क्या हो गया आपका सेल्यूलर पोर्शन, जिसमें आपका आरबीसी, इरिथ्रोसाइट और फिर आपका आ जाता है ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट ना। इनका टेक्निकल नाम है आपका आरबीसी का इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का मतलब इनको फुल फॉर्म बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी का आपका क्या नाम है यहाँ पर ल्यूकोसाइट, और आपका प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट, टेक्निकल नाम है, आपको याद रखना होगा। तो अब इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर आप यहाँ पर देखोगे न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो थोड़ा सा इसका मोटा मोटा समझ लेते हैं। भाई न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, सिक्योरिटी के जैसा काम करता है। जैसे कोई बाहर से बैक्टीरिया वायरस आए तो इनको देखता है, ऑब्जर्व करता है, भाई इधर से बैक्टीरिया अटैक करने के लिए आ रहा है ना, बीएसएफ के जैसा, आर्मी 7 के जैसा। उसका फिर लिम्फोसाइट करता है, लिम्फोसाइट क्या करता है भाई लिम्फोसाइट है, इसको बोलता है मोनोसाइट, अरे भाई अटैक करने के लिए आ रहे हैं बोले उधर से ना, वायरस आ रहा है, अरे चालू है ना, तो इसको उठाता है, इसको एक्टिवेट करता है, फिर इसको इसने एक्टिवेट किया, दोनों मिलकर क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो जो भी बैक्टीरिया होता है उसको ये खत्म कर देते हैं, और यदि ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है तो फिर इनकी कम हो जाती है, ये धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना, तो डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो क्या होगा, हमको बीमारी जल्दी से पकड़ लेगी, भाई भले वो कोरोना हो तो कोरोना में बोलते भाई अच्छा डाइट वगैरह खाओ ना, और डेंगू हो जाता है तो बोले भाई प्लेटलेट्स वगैरह बढ़ाओ, नेचुरल फल फ्रूट वगैरह खाओ। पर आज के समय में यदि किसी घर पे फल फ्रूट जा रहे हैं तो आप जनरली मान के चलो भाई 50% या 60 केस में कि जरूर घर में कोई बीमार होगा, कोई सेब या अनार लेके जा रहा है तो जनरली तो हम खाते नहीं हैं, तो खाना चाहिए, और जिससे आपका एचपी बना रहेगा है ना, आपका डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो बाहर से आपसे बैक्टीरिया वायरस अटैक नहीं कर पाएंगे, राइट। इसिनोफिल्स बेसोफिल्स का इतना आपको भी समझने की जरूरत नहीं है, नहीं सिर्फ माइंड समझो। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, उसको और देखता है कि भाई सिक्योरिटी गार्ड के जैसा काम करता है, हाँ अब यह वायरस आ रहा है, फिर इसके पास आता है चाचा मोनोसाइट पास आता है, अरे चाचा जाग भाई अटैक करने के लिए वायरस आ रहा है, ये उसको एक्टिवेट करता है, फिर इसका दोस्त है मोनोसाइट, ये इसको बुलाता है, अरे भाई अटैक करने के लिए आ रहे चलो मिलकर इसको हम खत्म करते हैं, जनरली तो वायरस पे अटैक कर देते हैं, उसको उधर ही नष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका यदि डब्ल्यूबीसी आरबीसी ज़्यादा होंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होगा, आपको कोई भी बाहर से डिसीज नहीं लगेगी। तो इसलिए बोला जाता है, कुछ स्टूडेंट देखा होगा कहीं थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ाई किया 1-2 घंटे, अरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, लेजी की बॉडी हो रही है ना, थकान होने लगी, सर दर्द होने लगा, आलस आने लग जाता है, सो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट देखा होगा ना 5-5-6 घंटे रेगुलर पढ़ते रहते हैं, तब भी उनको कुछ नहीं होता, कुछ एक्टिविटी करना है तो उनका स्ट्रॉन्ग बॉडी रहता है ना, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हेल्थ अच्छा रहता है, इम्यून सिस्टम, तो ये रीजन होता है। उसके बाद आ जाता है आपका प्लाज्मा पोर्शन। कुछ बुक में ये 55 के अप्रॉक्स दिया है, 40 से 55 ना, और प्लाज्मा पोर्शन आ जाता है आपका 50 to 60%, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्लाज्मा पोर्शन में मेन क्या क्या होता है आपका, वाटर होता है और अदर सॉल्यूट होते हैं। वाटर में क्या हो गया आपका प्लाज्मा प्रोटीन, अदर में हो गया आपका आयरन, शुगर, लिपिड, अमीनो एसिड, हार्मोन, विटामिन और डिजोल्व गैसेस, सॉरी क्या हो गया, आयरन, शुगर, लिपिड, प्लाज्मा प्रोटीन, आयरन, शुगर, लिपिड, अमीनो एसिड, हार्मोन्स, विटामिन, डिसॉल्व गैसेस, ये सारी चीजें होती हैं आपकी इसमें प्लाज्मा प्रोटीन में। और इसमें मेन जो होता है क्लोटिंग फैक्टर, वो क्या होता है आपका फाइब्रोजिन और थ्रोम्बिन। ये दो चीजें आपको याद रखने की है, फाइब्रोजिन
और प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या करते हैं, ब्लड में क्लॉटिंग होता है, जिससे आपको कभी भी आप रास्ते से जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है, ब्लड लॉस हो जाता है, बहुत सारा आपका ब्लड बह जाता है, तो ब्लड को क्लॉट करने का जो काम करते हैं ताकि ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो, जल्दी से क्लॉट हो जाए। तो क्लॉटिंग का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है आपका फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, और विटामिन हो गए आपको विटामिन के वगैरह। तो ये चीज़ें इसकी इसमें हेल्प करती है। तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होती है, उनके अंदर क्या क्या होते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसको हम रफ करके एक बार और फिर से बना देते हैं, राइट। जस्ट मिनट। चलिए थोड़ा सा पोर्शन और रह गया, उसको और हम समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हमारा वीडियो स्टॉप होने वाला है। जस्ट 4 से 5 मिनट और रहने वाला हूँ। चलिए, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनके बारे में हम अभी डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम इसमें डीप पूछते हैं, डीप डाइव करते हैं। तो सबसे पहले इसकी यदि शेप की बात की जाए, आरबीसी का शेप कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, तो आकार होता है इसका राउंड। राउंड इसका आकार होता है आपका कैसा, अप्पल लेंस के जैसा, राइट। राउंड इसका आकार होता है। साइज इंक्रीज व्हेन गोस टू हाइट, यदि आप हाइट पर जाते हो तो आपका आरबीसी का साइज भी बढ़ जाता है, इसका साइज भी आपका इनलार्ज हो जाता है, साइज आपका ज़्यादा हो जाता है। लाइसोसोम इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। 95% इसमें क्या होता है, सेल्स, है ना, ब्लड सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ब्लड का जो आरबीसी है वो किससे बनता है, एचबी से। एचबी में क्या होता है आपका आयरन, एफ, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आयरन इंक्रीज कीजिए, जिससे कि आपका लेजीनेस, जल्दी से सुस्ती नहीं आएगी, आप एक्टिव रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे। एचबी ज़्यादा रहेगा, आपका आरबीसी ज़्यादा रहेगा। देखा होगा छोटे छोटे बच्चों में ना, आरबीसी वगैरह ज़्यादा होता है, ऐसे ऐसे मस्त घूमते फिरते रहते हैं ना, एक्टिव रहते हैं। और एचबी डेफिशिएंट, यदि एचबी कम हो जाता है तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया, है ना। तो हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट एनीमिया या आयरन डेफिशिएंट एनीमिया, राइट। उसके बाद हम डब्ल्यूबीसी के बारे में देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी का साइज कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है, अनिश्चित इसका साइज होता है, हम कुछ इसका एक्चुअल साइज नहीं बता सकते। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। अब जिस चीज़ में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो भाई उसमें आरएनए डीएनए भी प्रेजेंट नहीं होगा। न्यूक्लियस हमारे सेंट्रल होता है, उसमें क्या होता है, आरएनए डीएनए होता है, हमने पहले समझा है। तो उससे आप जेनेटिक टेस्ट वगैरह लगा सकते हो, जैसे आपका बाल हो गया, स्पुटम वगैरह हो गया, इनमें क्या डीएनए रहता है, तो डीएनए से आप लोगों की पहचान कर सकते हो। उसका फेस वगैरह नहीं देखा था, डीएनए मैच करके उसकी संतान है, तो वो आप डीएनए मैच करके कर सकते हो। पर यदि जिधर आपका न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए नहीं है, तो उस जगह से आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका आरबीसी पर आप डब्ल्यूबीसी से डीएनए मैच कर सकते हो। उसका बाद है प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिसीज। अगला इसका फंक्शन क्या होता है, आपका डब्ल्यूबीसी का डिसीज से प्रोटेक्ट करने का, उनसे बचाव करने का, रक्षा करने का। और जब आपका ये आपको डायग्नोसिस वगैरह होता है, उस समय आपका क्या होता है, कुछ भी डिसीज कॉज हो गया तो आपकी डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है। इसके टाइप्स की यदि बात की जाए, इसमें होता है एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो सबसे पहले आ जाता है मेन आपका एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ऐसा भी हमने बताया, एक सिक्योरिटी के समय ये सेफ्टी से काम करता है ना, ये देखता है इधर बाहर से कोई वगैरह कीटाणु आ रहा है या फिर आपको कुछ भी वायरस वगैरह आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, कोरोना आ रहा है, देखो वायरस आ रहा है, उसको देखता है। देखने के बाद इसको मैसेज टाइटल में देता है टी लिम्फोसाइट को, इसको हम टी सेल में बोलते हैं, लिम्फोसाइट को टी के जैसा इसका शेप दिखता है, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो ये इसको बताता है, ए भाई उठो, वायरस आ रहा है, वायरस से इसको मारना है ना, इसको मैसेज देता है। इसने इसको जाकर के मैसेज दिया, ये हो जाता है एक्टिव। दोनों जाते हैं, दोनों जाकर अटैक करते हैं, वायरस को ढूंढा, वायरस अटैक किया, वायरस को खत्म कर दिया। फिर इसके बाद आते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट का, इसको बोलते हैं ए चच्चा उठना भाई, मोनोसाइट को हमने, मोनोसाइट के पास आते हैं, बैक्टीरिया को हमने खत्म कर दिया, इसको चल खा ले। ये भक्षी होता है, इसको खत्म करने का काम करता है, इसको खा जाता है मोनोसाइट में। फिर लार्ज होता है, मोनोसाइट बड़ा होता है, बैक्टीरिया वायरस को खाता है। तो सबसे ज़्यादा आपका इसके कंपोनेंट में क्या होता है, मोनोसाइट, राइट। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट दोनों मिलकर के लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स।
पे इनका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। सबसे पहला होता है आपका एंटीबॉडीज का, लिम्फोसाइट का, मोनोसाइट का, टी सेल्स का, राइट। और उसके बाद इसका इतना समझने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे प्लेटलेट्स वगैरह। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी आपका यदि ज़्यादा है, हमने पहले वाले स्लाइड में देखा कितना आपका 10,000 होना चाहिए। डॉक्टर के पास जाइए, अपनी चेकअप वगैरह कराइए कि 10 से यदि कम हो रहा है तो डॉक्टर से एडवाइस लीजिए क्या खाना है, ये तो हम बता नहीं सकते। और आपका आ जाता है 50 लाख 5 मिलियन का होना चाहिए आपका आरबीसी। तो इतना आपका आरबीसी होना चाहिए। ब्लड टेस्ट सीबीसी वगैरह करा के देखो इतना है या नहीं है ना। कम ज़्यादा हो तो फिर आगे कुछ खाना पीना करो, स्ट्रॉन्ग बनो। उसके बाद आ जाता है आपका प्लेटलेट कितना होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए मैं देखा। तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए मैं बता सकता हूँ कि कैसे करना है। फल फूड वगैरह लो, है ना, अच्छा डाइट वगैरह लो। इसकी वजह से क्या होता है आपका एलोवेरा जूस वगैरह पियो, उससे आपका प्लेटलेट इंक्रीज हो जाता है। अनार वगैरह हो गया, एप्पल हो गया, सारी चीज़ें खाने से। सेम इसका ऊपर लेंस के जैसा होता है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, है ना। आप जैसे पढ़ने बैठते हैं कोई स्टूडेंट 1-2 घंटे तक, पर 1 घंटे आधे घंटे में उबासी आने लगती, लेजी आने लगते हैं। कोई स्टूडेंट 4-4 5-5 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं, कोई भी काम एक्टिवली करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स हो गया, आरबीसी, हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में होता है, तो वो एक्टिव रहते हैं ना। तो डॉक्टर के पास जाओ, बढ़िया सीबीसी रिपोर्ट वगैरह चेक कराओ, एक बार देखो कि भाई नॉर्मल है या नहीं, आरबीसी 50 लाख है या नहीं है ना, 10,000 हमारा ये डब्ल्यूबीसी है या नहीं है, या 2 लाख आपका क्या होना चाहिए। कई कई बार क्या होता है, जब आपको डेंगू होता है तो डेंगू में 30,000 20,000 फिर 50 के नीचे भी प्लेटलेट्स आ जाती हैं। तो एकदम आप लेजीनेस हो जाते हो, सीढ़ी तक नहीं चढ़ पाते हो ना, हेडेक, जॉइंट पेन, फीवर, ये सारी चीज़ें आपको सिम्टम देखने को मिलता है। तो ये सब मेंटेन करके रखो, राइट। चलिए आज के लेक्चर में मिलते हैं किसी और लेक्चर में। धन्यवाद।